चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, अपने सर्कुलर मोशन की कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। हम लास्ट क्लास के अंदर बेटा यही सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल फोर्स ऐसी बातें कर रहे थे, इन्हीं बातों को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। वैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाना कोई बहुत टफ टास्क बेटा अब है नहीं, बहुत ही अब ईजियर से टास्क बचा है, तो हम सारा काम बेटा इसमें निपटा सकते हैं। सुनिएगा, एक सवाल से बेटा शुरुआत कर रहा हूँ। आपके पास एक स्मूथ हिंज है बेटा, ये वर्टिकल लाइन है और ये एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग के साथ एक m मास का पार्टिकल बांध रखा है और एक दूसरी स्ट्रिंग और है। दिस इज स्ट्रिंग 1, दिस इज स्ट्रिंग 2। स्ट्रिंग 2 जो है वो हॉरिजॉन्टल है, स्ट्रिंग 2 जो है बेटा वो हॉरिजॉन्टल है। अब हमने क्या किया कि इस स्ट्रिंग 2 को कट कर दिया। आपको सिर्फ ये बताना है कि कट करने से पहले स्ट्रिंग 1 में कितनी टेंशन है और स्ट्रिंग 2 को कट करने के जस्ट बाद स्ट्रिंग 1 में टेंशन कितनी है। तो सवाल लिखिए बेटा, स्ट्रिंग 2 इज कट, फाइंड टेंशन in string 1 before and just after cut। just after cut बेटा कितनी होगी, इतना सब पूछा। चलिए बेटा, सवाल में बेटा ये एंगल आपको थीटा गिवन है, पार्टिकल का बेटा मास गिवन है। कट करने से पहले ये m मास का जो हमारा ब्लॉक है बेटा ये इक्विलिब्रियम पे है। कौन से इस पर फोर्सेस हैं, तो आप बोलोगे सर सबसे पहले नीचे की तरफ तो mg है, इधर की तरफ टेंशन है T2, इधर की तरफ टेंशन है T1 और ये वाला एंगल आपके पास थीटा। हम जानते हैं कि ये m मास का ब्लॉक या m मास का पार्टिकल कहीं नहीं जा रहा, तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, लेफ्ट का फोर्स बराबर राइट का फोर्स। तो आप कह सकते हो कि रिलीज करते ही, सॉरी बेटा रिलीज करते ही शुरुआत में जब m मास का ब्लॉक कहीं नहीं जा रहा उस टाइम पर mg ऐसे, T1 का ऊपर की तरफ एक कंपोनेंट आएगा T1 का cos थीटा, इस तरफ बेटा इस तरफ एक T1 का कंपोनेंट आएगा T1 का sin थीटा और इस तरफ तो T2 आएगा। एज वी नो दैट कि एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज 0, इट मीन्स दैट ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, लेफ्ट का फोर्स बराबर राइट का फोर्स। तो आप कह सकते हो कि T1 का cos थीटा इज इक्वल्स टू mg और T1 की वैल्यू आ गई है बेटा, कितनी वैल्यू आ गई है, mg sec थीटा। ये कब है, ये ऑफ कोर्स बेटा बिफोर कट है, कट करने से पहले। कट करने के बाद वाली सिचुएशन थोड़ी सी सोचनी पड़ेगी, सोच लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बस बेटा बोल रहा हूं कि हाँ मैं किसी सोचनी पड़ेगी, सोच लेंगे यार ना। चलिए बेटा, जस्ट कट करने के बाद क्या होगा, जैसे ही आपने कट किया उसके बाद की बेटा कहानी के लिए मैं एक काम करता हूं, डायग्राम बेटा वापस से बनाता हूं। पहली वाली कैलकुलेशन तो बहुत आसान थी, बस दूसरी वाली कैलकुलेशन में ही दिमाग लगाना है, पहली वाली तो बेटा बहुत आसान थी। जैसे आपने इस रस्सी को कट किया, सुनना बेटा, दिस इज स्मूथ हिंज, दिस इज द वर्टिकल लाइन, दिस इज m मास का पार्टिकल। मान लेते हैं बेटा रस्सी की जो लेंथ आपके पास वो l है। कौन से फोर्सेस हैं, आप बोलोगे सर सबसे पहले तो है नीचे की तरफ mg और इधर की तरफ लेट से टेंशन इज t। बेटा T1 नहीं लिख रहा, T1 बेटा पहले लिख लिया, अब t लिख लेता हूं। ये वाला एंगल थीटा, तो ऑफ कोर्स ये वाला एंगल भी थीटा, वो तो ठीक है, अच्छी बात है। जैसे आपने रिलीज किया, इसका मोशन कैसा होगा, आप बोलो सर लग तो ऐसा रहा है कि जैसे छूटा है, जैसे रस्सी काटी है, वैसे ये m मास का पार्टिकल यूं चलते चलते ऐसे जाएगा और इसका मोशन कुछ ऐसे ऑसिलेटरी टाइप ऑफ मोशन होगा। देन इतना तय है कि ये m मास का पार्टिकल इस हिंज के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है। किसके लॉन्ग मूव कर रहे हैं, सर्कल के लॉन्ग। भले ही पूरा सर्कल कंप्लीट ना हो, लेकिन जितना भी मोशन है वो है तो एक सर्कल के लॉन्ग। तो ऑफ कोर्स जो भी सर्कल के काइनेमेटिक्स और सर्कल के डायनेमिक्स है उसको तो बड़ा फॉलो करेगा। इस m मास के पार्टिकल को जैसे छोड़ा,
टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी लिखना तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी, बिकॉज वी नो दैट कि थोड़े टाइम बाद ये एम मास का पार्टिकल नीचे आएगा। अभी वेलोसिटी है नहीं, थोड़ी देर में नीचे आ जाएगा, इसका मतलब जरूर वर्टिकल डायरेक्शन में कोई ना कोई इसके पास एक्सेलरेशन है। आप बोलोगे हाँ सर एक्सेलरेशन होना चाहिए तभी तो ये पार्टिकल नीचे आएगा। तो इस बार मैं ऐसा नहीं कर सकता कि टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी। अब क्या करें, तो एक काम कीजिए बेटा, अब मोशन सर्कुलर है तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाओ दो डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन, एक तो रेडियल डायरेक्शन और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन। जैसे ही सर्कुलर मोशन आता है ना बेटा, वैसे है ना हमारा सारा का सारा दिमाग रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही चलना चाहिए। तो मैंने एक काम किया बेटा, इस रेडियल डायरेक्शन वाली लाइन को ऐसे आगे खींच दिया, ये वाला एंगल थीटा, तो बेटा ये वाला एंगल भी थीटा। एम जी का इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा वी नो इट वेरी वेल कि दैट इज एम जी कॉस थीटा, और एम जी का इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा दैट इज एम जी साइन थीटा। अब बताओ कौन से फोर्स रेडियल डायरेक्शन में है, तो आप बोलोगे सर रेडियल डायरेक्शन में द फोर्स है टेंशन और एम जी कॉस थीटा। कौन सा फोर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, तो आप बोलोगे सर एम जी साइन थीटा। जो फोर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में उसका नाम निकाल सकते बेटा, टेंजेंशियल फोर्स। रेडियल डायरेक्शन में हम जानते हैं कि सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन होती है जिसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है स्पीड का स्क्वायर अपॉन रेडियस। इस टाइम पर इसकी जो भी स्पीड है उसका स्क्वायर अपॉन एल, और ये हमेशा सेंटर की तरफ होती है। लेकिन हम जानते हैं कि इस रस्सी को जस्ट कट करते तो उसमें टेंशन जीरो होगी। सॉरी बेटा, जस्ट कट करते तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। वेलोसिटी तो आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब नीचे आएगा बेटा तब जाएगी कोई ना कोई वेलोसिटी आएगी। जस्ट कट करते तो उसके पास वेलोसिटी जीरो होगी, और बेटा अगर वेलोसिटी जीरो होगी तो आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, और अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो होगा इसका मतलब रेडियल डायरेक्शन में किसी प्रकार का कोई नेट फोर्स नहीं होना चाहिए। सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में किसी प्रकार का नेट फोर्स नहीं होना चाहिए। सो टेंशन शुड बी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। तो इस केस में आप कह सकते हो कि टेंशन की जो वैल्यू है बेटा वो एम जी कॉस थीटा है। बेटा देखो कैसे कहानी चेंज होगी। इस टाइम पर आपका एम मास का पार्टिकल के पास किसी भी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं था, और इस केस में एक्सेलरेशन है बेटा कौन से डायरेक्शन में है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में है। रेडियल डायरेक्शन में किसी प्रकार का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, बिकॉज जस्ट छोड़ते ही हमें पता है कि बेटा इस पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होगी। वेलोसिटी जीरो होगी तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो बेटा v स्क्वायर बाई आर होता है वो भी जीरो होगा, और अगर वो जीरो होगा तो हम कह सकते हैं कि अंदर का फोर्स बराबर बाहर का फोर्स। तो टेंशन इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा। मैं चाहूँ तो बेटा आपसे यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछ सकता हूँ। आप बोलोगे हाँ सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, टेंजेंशियल फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बेटा मास से मास कैंसिल हो गया और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है जी साइन थीटा। इस जी साइन थीटा की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा आप लोग जानते ही हो। इस जी साइन थीटा के कारण पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की जिम्मेदारी क्या होती है, स्पीड को बढ़ाना। तो बेटा हमारे पास इस केस में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो है, लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपके पास जी साइन थीटा है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो था इसलिए टेंशन की वैल्यू और एम जी कॉस थीटा की वैल्यू अपन ने बराबर कर दी। ठीक है, अच्छा सवाल था बेटा। जस्ट कट करने से पहले टेंशन थी एम जी सेक थीटा, जस्ट कट करने के बाद टेंशन हो गई एम जी कॉस थीटा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, अपनी बेटा बातों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और सवाल और टफ करते हैं, सिचुएशन को और टफ करते हैं, सवाल बेटा और टफ करते हैं। सुनिएगा बेटा, आपके पास एक राउंड टेबल है, इस तरह से बेटा एक राउंड टेबल। इस राउंड टेबल का बेटा ये रहा सेंटर, ये टॉप व्यू है बेटा। ऊपर से देखने पर राउंड टेबल बेटा ऐसे नजर आ रही, हम ऊपर से देख रहे हैं उसको। ठीक, इस राउंड टेबल से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर बेटा कोई एम मास का ब्लॉक पड़ा है। इस एम मास के ब्लॉक और टेबल के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बेटा म्यू है। अब बेटा म्यू एस और म्यू के अलग अलग नहीं दे रखा, तो हम ये मान के चलेंगे कि म्यू एस और म्यू के दोनों सेम है, दोनों की वैल्यू म्यू है। ठीक है बेटा, ये टेबल का बेटा सेंटर है, ये बेटा इससे गुजरने वाली एक्सिस है। इनिशियली बेटा हमारी जो टेबल थी वो रेस्ट पे थी, और टेबल ने ऐसे कांस्टेंट अल्फा से घूमना स्टार्ट कर दिया।
बेटा कांस्टेंट अल्फा से घूमना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब अब लगातार ओमेगा बढ़ेगा। आपका जो इनिशियल ओमेगा था बेटा वो तो 0 था, आपकी जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी थी बेटा वो तो 0 थी, लेकिन अब धीरे धीरे बेटा अल्फा ऐसे तो लगातार ओमेगा बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। और अगर ओमेगा बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स ये जो एम मास का जो ब्लॉक है बड़ा टेबल के ऊपर ही पड़ा है, तो टेबल के साथ साथ घूमने की कोशिश करेगा। ठीक है ना, उसके पीछे घूमने के पीछे क्या कारण है मैं एक बार आपको पहले ही बता चुका हूँ बेटा क्या कारण हो सकते हैं, देख लेंगे बेटा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, इनिशियल बेटा ओमेगा आपका 0 है, फेयर एनफ। अब मैं कह रहा हूं कि एम मास का जो ब्लॉक है, जैसे बेटा आपने टेबल को घुमाया, टेबल के ऊपर एम मास का ब्लॉक पड़ा है, जैसे जैसे टेबल घूमेगी बेटा वैसे वैसे लगातार आपका एम मास का ब्लॉक भी घूमेगा, और ऑफ कोर्स लगातार उसका ओमेगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। इस एम मास के ब्लॉक पर जरा ध्यान से देखो, दो एक्सेलरेशन है, कौन से बेटा, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल। सर सेंट्रीपिटल तो समझ में आती है कि सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंट्रीपिटल है, ये टेंजेंशियल कहां से आ गई बेटा, इस बार आपके पास अल्फा है, और अगर अल्फा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आएगी। कैसे आएगी बेटा मैं दिखा दूंगा, तुम चिंता मत करो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है और बेटा टेंजेंशियल बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी है। अगर दो एक्सेलरेशन है तो इसी तरह के दो फोर्स भी होने चाहिए। वो फोर्स कौन से होंगे, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल फोर्स। कौन कौन बड़ा वो फोर्स प्रोवाइड करा सकते हैं, क्या क्या सारी कहानी है बड़ा हम सब बड़े आराम से निकाल सकते हैं। चलिए बेटा कुछ छोटे छोटे सवाल पूछ रहा हूं। पहला सवाल, which force is providing centripetal force and tangential force to the block? बेटा इस ब्लॉक को सेंट्रीपिटल फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स कौन सा फोर्स प्रोवाइड करा रहा है, तो जरा ध्यान से देखो बेटा। एम मास का ब्लॉक अगर इस तरह से टेबल के साथ चिपक के बेटा लगातार घूमे जा रहा है घूमे जा रहा है घूमे जा रहा है, तो एम जी नीचे की तरफ और नॉर्मल ऊपर की तरफ, ये दोनों तो वर्टिकल डायरेक्शन हो गए। ठीक है बेटा, किसी भी टाइम टी पर अल्फा तो है ही बेटा, तो ओमेगा लगातार बढ़ेगा, और किसी टाइम टी पर वी नो दैट कि ओमेगा विल बी अल्फा इंटू टी। बेटा किसी भी टाइम पर ओमेगा विल बी इनिशियल ओमेगा प्लस अल्फा इंटू टी, तो ओमेगा तो आ जाएगा। किसी भी टाइम पर बेटा अगर इसके पास ओमेगा आएगा तो एक तो एक्सेलरेशन आएगा सेंटर की तरफ, जिसे बेटा मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलूंगा। अल्फा है ऐसे, बेटा गौर करना, अल्फा है ऐसे, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा ऐसे। सुना बेटा आप लोगों ने, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज ऑफ कोर्स अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन। अल्फा ऐसे था तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसे, यही अल्फा यूं होता तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसे। ये बड़ा अपने एम मास का पार्टिकल है, और ये एम मास का पार्टिकल यूं बड़ा चलते 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 ऐसे आर रेडियस में यूं लगातार घूमे जा रहा है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वी नो दैट कि इट इज ओमेगा स्क्वायर इनटू आर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वी नो इट वेरी वेल बट दैट इज अल्फा इनटू आर। ऐसा कौन सा फोर्स है बेटा जो इस प्लेन में लग सकता है, टेबल और ब्लॉक के प्लेन में लग सकता है? आप बोलोगे कि सर टेबल अगर लगातार ऐसे ऐसे घूम रही है, टेबल लगातार अगर ऐसे ऐसे घूम रही है, उसके ऊपर एम मास का ब्लॉक अगर उसके साथ साथ घूम रहा है, तो इस तरफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चाहिए और इस तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए। वो एम जी प्रोवाइड करा नहीं सकता, नॉर्मल प्रोवाइड करा नहीं सकता, तो इस प्लेन में कौन सा फोर्स लग सकता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में कौन सा फोर्स लग सकता है? तो आप बोलो सर हॉरिजॉन्टल प्लेन तो फ्रिक्शन लग सकता है। वो भी कौन सा? टेबल के साथ ब्लॉक घूम रहा है बेटा, टेबल के साथ ब्लॉक घूम रहा है तो ऑफ कोर्स बेटा फ्रिक्शन कौन सा होगा? स्टैटिक। सो आई कुड इजीली से कि चाहे ये वाला फोर्स हो चाहे ये वाला फोर्स हो, दोनों ही फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? फ्रिक्शन। सर ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? ऐसा इस तरह से हो सकता है कि ये आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो इस ब्लॉक पर इस तरफ टेंजेंशियल फोर्स आएगा, इस तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा, जो रिजल्टेंट होगा नेट फोर्स होगा, इट विल बी लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस। तो इस एम मास के ब्लॉक पर नेट फोर्स इस तरह से लग रहा होगा। ये नेट फोर्स बड़ा इस प्लेन में, टेबल की और इस ब्लॉक के प्लेन में कौन प्रोवाइड करा सकता है? तो आप बोलोगे सर ये तो सिर्फ और सिर्फ एक ही जना प्रोवाइड करा सकता है, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। बोल्ड सो बेटा आपके इस टेबल और ब्लॉक के प्लेन में सिर्फ यही फोर्स लग सकता है, दैट इज अवर स्टैटिक फ्रिक्शन। तो बेटा पहला सवाल तो हो गया, विच फोर्स इज प्रोवाइडिंग
विच फोर्स इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स एंड टेंजेंशियल फोर्स, बड़ा दोनों का आंसर सेम है, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। या फिर ऐसे कह सकते हो बेटा कि स्टैटिक फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा और स्टैटिक फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट आपका टेंजेंशियल फोर्स प्रोवाइड कराएगा। अगला सवाल फाइंड वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन acting on block, comma, when block is about to slip on the table। बेटा टेबल पर जस्ट स्लिप होने वाला जब ब्लॉक होगा उस टाइम पर इस ब्लॉक पर कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा, कितना स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, ये पूछा है। पहले ये सोचो कि ब्लॉक स्लिप क्यों करेगा। सोचते बेटा ये एम मास का ब्लॉक है, ये बेटा यहां कहीं आपका सेंटर है, लगातार ओमेगा बेटा बढ़ी रहा है, सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन है दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिसकी वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो सेंटर की तरफ कोई ना कोई फोर्स है बेटा, मैंने उसे सेंट्रीपिटल फोर्स बोल दिया, उसकी वैल्यू है एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। इट डजेंट मीन कि बेटा कोई नया फोर्स लग रहा है, ऐसे बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, उसका एक कंपोनेंट आपका है सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी तरह से बेटा आपके पास टेंजेंशियल डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो इस तरफ टेंजेंशियल फोर्स है दैट इज मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बेटा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज ऑफ कोर्स अल्फा इनटू आर। एज यू कैन सी दैट कि बेटा नेट फोर्स विल बी लाइक दिस, जो नेट फोर्स है इस ब्लॉक पर इट विल बी समथिंग लाइक दिस। This is the net force and this net force is provided by static friction. But I hope बेटा आप इस बात को शायद देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे लगातार ओमेगा बढ़ेगा। बेटा ओमेगा लगातार बढ़ेगा तो आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बढ़ेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ेगा, और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स आपका नेट फोर्स बढ़ेगा, और ऑफ कोर्स नेट फोर्स ही तो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो बेटा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन लगातार बढ़ेगा। ऐसे समय बीतने के साथ साथ बेटा लगातार ओमेगा बढ़ता जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ता जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ता जाएगा तो नेट फोर्स बढ़ता जाएगा। नेट फोर्स किसके कारण आ रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण, तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी लगातार बढ़ता जाएगा। ऐसे ही अगर लगातार स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता गया तो कभी ना कभी स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ते अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाएगा। उस मैक्सिमम वैल्यू को हम शायद बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहा करते थे, और उस लिमिटिंग फ्रिक्शन पर जैसे पहुंच गया बस, दिस इज द केस ऑफ जस्ट स्लिपिंग। अब बेटा आपका ब्लॉक जस्ट स्लिप करने वाला है, और उस लिमिटिंग फ्रिक्शन बेटा वैल्यू भी होती है म्यू इनटू नॉर्मल। बेटा व्हाट इज द नॉर्मल? आप बोलोगे सर ऊपर से देख रहे हैं तो नीचे की तरफ एम जी, ऊपर की तरफ नॉर्मल, तो नॉर्मल की वैल्यू तो एम जी आएगी। ले बेटा जिस टाइम पर आपका ब्लॉक जस्ट स्लिप करने वाला है, उस टाइम पर आपके स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी वो होगी म्यू एम जी। फेयर एनफ। अगला सवाल बेटा, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक व्हेन इट इज just about to slip on the table। बड़ा टेबल पर जस्ट स्लिप करने वाला है, उस टाइम पर इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा? वेरी सिंपल, इस टाइम पर आपका नेट फोर्स जो है बड़ा वो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर आ गया, एंड दैट इज म्यू एम जी। अगर आपका नेट फोर्स है इस तरफ तो ऑफ कोर्स बड़ा आपका नेट एक्सेलरेशन ब्लॉक का इस तरफ। सिर्फ और सिर्फ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाने की जरूरत है, एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सेज दैट कि इस तरफ नेट फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू है म्यू एम जी, एंड दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास से मास कैंसिल, जिस टाइम पर स्लिप करने वाला होगा उस टाइम पर आपका एक्सेलरेशन बढ़ते म्यू एम जी के बराबर पहुंच गया। बेटा एक्सेलरेशन म्यू जी से ज्यादा नहीं हो सकता, बेटा एक्सेलरेशन म्यू जी से ज्यादा नहीं हो सकता, मैक्सिमम म्यू जी हो सकता है। म्यू जी से ज्यादा बेटा एक्सेलरेशन उम्मीद ना करें, क्योंकि ये एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी किसकी थी? फ्रिक्शन की, और फ्रिक्शन की वैल्यू जब म्यू एम जी से ज्यादा नहीं हो सकती तो एक्सेलरेशन भी तो
म्यू जी से ज़्यादा नहीं हो सकता। आई होप दैट्स ओके। आगे चलिए बेटा। नेक्स्ट इज, बड़ा सवाल बड़ा है, मैं तो बड़ा इसको पार्ट्स में तोड़ तोड़ के आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है बेटा अभी तक की सारी बात समझ में आ गई है। हम धीरे धीरे बेटा अपने मेन सवाल की तरफ जा रहे हैं। मेन सवाल डायरेक्ट नहीं पूछा, बाय पार्ट्स पूछा है कि आप सारी बात खुद ही समझ जाओ। अगला सवाल बेटा, फाइंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन व्हेन ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू स्लिप। बेटा जिस टाइम पर ब्लॉक जस्ट स्लिप करने वाला होगा उस टाइम पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होंगे। तो एज यू नो इट वेरी वेल कि बेटा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो बेटा आपका मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू आप बेटा भली बातें जानते हो, अल्फा इंटू आर। सॉरी बेटा आर स्मॉल दे रखा है, अल्फा गिवन है, आर गिवन है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो बेटा हमें सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मुझे नहीं आता क्योंकि बेटा मुझे ओमेगा पता नहीं है। हालांकि लिखना चाहो तो मैं इसको ओमेगा स्क्वायर इंटू आर लिख सकता हूँ, लेकिन ओमेगा तो हर टाइम पर अलग अलग है। अब जिस टाइम पर स्लिप करने वाला होगा उस टाइम पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा वो बेटा हम डायरेक्टली नहीं सोच पा रहे, कोई बात नहीं। हम जानते हैं कि इस जिस टाइम पर जस्ट स्लिप करने वाला है उस टाइम पर आपका नेट एक्सेलरेशन ऐसे, और इस नेट एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी है, म्यू जी। दिस नेट एक्सेलरेशन इज ऑफ कोर्स क्या बेटा, रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। AT तो बेटा हमने लिख दिया, हम कह सकते हैं दैट इज म्यू स्क्वायर G स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर R स्क्वायर का रूट। बेटा दिस इज योर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बेटा दिस इज योर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। फेयर इनफ। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ टेबल व्हेन block is just about to slip on table। बेटा टेबल की एंगुलर वेलोसिटी तब बताओ जब बेटा ब्लॉक जस्ट स्लिप करने वाला है। वेरी इजी, ब्लॉक की एंगुलर वेलोसिटी और टेबल की एंगुलर वेलोसिटी बेटा तब तक तो सेम ही है। आप कह सकते हो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है दैट विल बी ओमेगा ऑफ टेबल और ब्लॉक बेटा एक बात है इनटू ले बेटा ओमेगा की वैल्यू आ गई और बेटा कितनी वैल्यू आ गई, मेरे ख्याल से वैल्यू आ गई म्यू स्क्वायर G स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर की पावर 1/4। आई होप यू गेट द पॉइंट। बेटा दिस इज द ओमेगा। बेटा उस टाइम पर ओमेगा है ये। अगला सवाल बेटा, इसी का अगला सवाल, find the time when block is just about to slip। बेटा ब्लॉक जब जस्ट स्लिप करने वाला है टेबल पे उस टाइम पर टाइम कितना है। बेटा बहुत आसान है, जिस टाइम पर स्लिप करने वाला होगा उस टाइम पर ओमेगा कितना है वो पता है, इनिशियल ओमेगा कितना है पता है, अल्फा पता है, अल्फा कांस्टेंट है। बेटा कोई क्या रिलेशन है इन चारों को रिलेट करने के लिए? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल है, और जो रिलेशन है बेटा वो क्या है, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। बेटा ओमेगा नॉट तो 0 है, इनिशियल ओमेगा बेटा इनिशियल ओमेगा इज म्यू स्क्वायर G स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर की पावर 1/4 इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू टी। ले बेटा अल्फा की वैल्यू सॉरी टी की वैल्यू आ गई, बेटा टी की वैल्यू आ गई। क्या वैल्यू आ गई बेटा टी की? टी इज इक्वल्स टू बेटा बोलना म्यू स्क्वायर G स्क्वायर
माइनस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन बेटा अल्फा नीचे आ जाएगा तो अल्फा की पावर 4 आर स्क्वायर पूरे की बेटा पावर 1/4। इस टाइम पर बेटा आपका जो ब्लॉक होगा वो टेबल पे जस्ट स्लिप कर जाएगा। फेयर इनफ। आगे चलिए बेटा, फाइंड द एंगल ट्रेवल्ड बाई ब्लॉक बिफोर स्लिपिंग। बेटा स्लिप करने से पहले बेटा कितना एंगल चल लिया, बेटा कुछ एंगल चल लेगा उसके बाद बेटा कहीं ना कहीं स्लिप करेगा, क्योंकि टाइम के साथ साथ बेटा आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बढ़ रहा था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बढ़ रहा था तो बेटा नेट फोर्स बढ़ रहा था, नेट फोर्स बढ़ रहा था तो फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ रहा था, फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ते बढ़ते बढ़ता बेटा लिमिटिंग तक पहुंच गया, तो ऐसे केस में कभी ना कभी स्लिप तो करेगा। तब तक कितना एंगल चल लिया वो पूछेगा, तो बच्चे पूछेंगे सर कोई दिक्कत ही नहीं इसमें, तो सर फाइनल ओमेगा पता है, इनिशियल ओमेगा पता है, अल्फा पता है और सर एंगल पूछा है, क्या दिक्कत है इसमें? इट्स वेरी सिंपल। वी कुड से कि फाइनल ओमेगा का स्क्वायर, बेटा फाइनल ओमेगा का स्क्वायर इज म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर की पावर हाफ अपॉन बेटा आर 2 टाइम्स अल्फा बेटा नीचे आ जाएगा। दिस इज योर डेल्टा थीटा। ठीक है ना, सिर्फ वैल्यूज पर रखनी थी बेटा, हमारा काम बन गया, चल जाएगा बेटा काम। चलिए ये बेटा हमारे पास अच्छा एग्जाम्पल था, किसी भी बेटा सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल तरह के दोनों तरह के फोर्स अगर एक साथ हो तो बेटा किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करना है, उसके लिए एक बढ़िया सवाल था। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज बेटा नेक्स्ट इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। बेटा वर्टिकल प्लेन के अंदर सर्कुलर मोशन कैसा होगा उस बात को डिस्कस करते हैं। एंड अगेन बेटा बहुत आसान रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई बेटा इसमें बातें नहीं रहेंगी और सारी चीज़ें डुएबल रहेंगी, कोई इसमें खास दिक्कत नहीं है। मैं इस सारे के सारे सिचुएशन को इन ए फॉर्म ऑफ सवाल स्टार्ट कराता हूँ, फिर धीरे धीरे बेटा हम इसकी थ्योरी डेवलप कर लेंगे। ठीक है, अभी तक बेटा अपन शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ एक तरह से मान के चलिए कि सवाल है, सवाल से ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए आपके पास बेटा कहानी ऐसी है, मतलब बेटा सवाल है थ्योरी बात में। आपके पास ये एक स्मूथ हिंज, ये बेटा वर्टिकल लाइन, यहां बेटा आपके पास एक हॉरिजॉन्टल बेटा स्ट्रिंग या रॉड, कुछ एक ही बात बेटा, हॉरिजॉन्टल है शुरुआत में ऐसे, ये बेटा m मास का पार्टिकल है ऐसे बंधा हुआ बेटा, दिस इज मासलेस स्ट्रिंग मान लो बेटा। शुरुआत में ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना, यहां से मैंने पूरी की पूरी सिचुएशन में बेटा रिलीज कर दिया, तो ऑफ कोर्स ये m मास का पार्टिकल आएगा बेटा, आएगा आएगा, पहले बेटा स्पीड बढ़ेगी, ऑफ कोर्स सबसे नीचे जब पहुंच जाएगा तो स्पीड सबसे ज़्यादा, फिर ऑफ कोर्स बेटा लगातार स्पीड घटेगी और घटते 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 बेटा यहाँ जाकर बेटा पार्टिकल की स्पीड वापस से 0। पहले स्पीड घटेगी, सो बेटा पहले स्पीड बढ़ेगी, फिर घटेगी, फिर बढ़ेगी, फिर घटेगी, यूँ लगातार बेटा चलता जाएगा, लगातार ऑसिलेटरी मोशन करेगा। देन ऑसिलेटरी मोशन कर किस पे रहा है? सर्कल पे, तो सर्कल की काइनेमेटिक्स को, सर्कल के डायनामिक्स को बड़ा बड़े आराम से फॉलो तो करेगा। ठीक है ना, यही पार्टिकल चलते 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 बेटा कभी ना कभी यहां पहुंच जाएगा, सबसे नीचे पहुंच जाएगा, सबसे नीचे पहुंच जाएगा। उस टाइम पर इस m मास के पार्टिकल के पास सबसे ज्यादा स्पीड है बेटा, ये लेंथ l गिवन है बेटा, सबसे ज्यादा स्पीड है क्योंकि सबसे नीचे वाले पॉइंट बेटा यहां से तक स्पीड लगातार बढ़ी है, फिर स्पीड घटी है, तो यहां पर स्पीड सबसे ज्यादा है।
सवाल लिखिए बेटा, when string becomes vertical, find speed, centripetal acceleration, tangential force, tangential acceleration, net acceleration एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। इतने सारे सवाल पूछ लेना आपसे। व्हेन स्ट्रिंग बिकम्स वर्टिकल फाइंड बड़ा वेलोसिटी, बड़ा पहला सवाल फाइंड वेलोसिटी स्पीड। ये वीमैक्स निकाल लिया, अभी निकालते बेटा। पूरे रास्ते आपका बड़ा पार्टिकल चलते 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 यूं आ रहा है, पूरे रास्ते टेंशन बेटा ऑफ कोर्स नॉर्मल डायरेक्शन में होगी, वेलोसिटी बेटा ऐसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी। हमेशा टेंशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल बेटा आपका 90 डिग्री रहेगा। अगर उन दोनों का एंगल 90 डिग्री रहेगा तो टेंशन का पावर जीरो आएगा। टेंशन का पावर जीरो आएगा, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि टेंशन का वर्डन जीरो आएगा। और अगर टेंशन का वर्डन जीरो आएगा तो इस m मास के पार्टिकल पर यहाँ से यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ किसका वर्डन है? ग्रेविटी का। तो ये स्पीड निकालने के लिए आप चाहो थोड़ा वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो और चाहो तो आप टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर दो। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व इसलिए कर सकते हैं क्योंकि एयर रेजिस्टेंस का फोर्स बड़ा हम कंसिडर करते नहीं है भी नहीं, और टेंशन का वर्डन आपका जीरो आ रहा है। तो पहले बड़ा स्पीड निकालने के लिए मैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर रहा हूँ। पार्टिकल L डिस्टेंस नीचे आया है बड़ा, ये लेंथ अगर L तो ये लेंथ L। लॉस इन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक। तो आप कह सकते हो कि लॉस इन पोटेंशियल इज mgl, दैट इज गेन इन काइनेटिक। बड़ा गेन इन काइनेटिक इज हाफ mv² माइनस इनिशियल, बड़ा इनिशियल जीरो। v बड़ा सॉल्व करते हैं हमारे पास आ गया √2gl। तो इसका मतलब सबसे नीचे जब पहुंचेगा तो बड़ा स्पीड सबसे ज्यादा होगी और उसकी वैल्यू होगी √2gl। What is centripetal acceleration? बेटा centripetal acceleration is v²/L। बेटा v²/L किया तो करना बेटा इसका 2gl अपॉन L, बड़ा एक कैंसिल। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन आ गया 2g। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है 2g, किस तरफ है? तो आप बोलो से सीधी सी बात है, मोशन सर्कुलर है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ होता है और उसकी वैल्यू बेटा तुम जानते हो बेटा कितनी देर के सवाल के अंदर हमने निकाली बेटा कितनी? 2g। कौन से फोर्सेस हैं बेटा मुझे थोड़ा मिटाना पड़ेगा। इस m मास के पार्टिकल पर जरा देखना बेटा कौन से फोर्सेस हैं। तो आप कहोगे सर सबसे पहले अर्थ पुल कर रही है अपनी तरफ mg से, रस्सी अपनी तरफ खींच रही है टेंशन t से। दो ही फोर्स है और कोई फोर्स तो दिख नहीं रहा। क्या ऐसा कोई फोर्स नजर आ रहा है आपको जो वेलोसिटी की तरफ या उसके अपोजिट हो? आप बोलोगे नहीं सर, अगर ऐसा कोई फोर्स नहीं नजर आ रहा इसका मतलब आपका टेंजेंशियल फोर्स जीरो है। टेंजेंशियल फोर्स जीरो है इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है तो ऑफ कोर्स आपका जो नेट एक्सेलरेशन है बेटा वो तो 2g आ गया, वो भी बेटा वर्टिकली अपवर्ड्स। भाई नेट एक्सेलरेशन इज ऑफ कोर्स AC और AT का रिजल्टेंट। आपका अगर AT जीरो तो AC जो है बेटा वही आपका नेट एक्सेलरेशन। लास्ट सवाल, रस्सी में बेटा टेंशन पूछिए, बताएंगे। टेंशन निकालने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूटन से लगाने की जरूरत है। टेंशन ऊपर, mg नीचे, एक्सेलरेशन भी ऊपर। एक्सेलरेशन ऊपर तो नेट फोर्स ऊपर, बेटा कितना? ऊपर की तरफ नेट फोर्स कितना है? T minus mg, and this net force must be equal to mass into ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन। कितना है एक्सेलरेशन बेटा? 2g। टेंशन बेटा सॉल्व करते हैं हमारे पास आ गया 3mg। आई होप दैट्स ओके। बेटा टेंशन की वैल्यू आ गई है 3mg। इसी सवाल का अगला पार्ट करते हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने जब रस्सी वर्टिकल हुई उस टाइम पर सारे के सारे चीज़ें पता की कि स्पीड क्या होगा, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा वगैरह वगैरह। अब अगला सवाल बड़ा ये है कि इनिशियल सिचुएशन तो वही है कि आपके पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग है, m मास का पार्टिकल है, स्ट्रिंग की लेंथ l है और हमने इस m मास के पार्टिकल को यहाँ से रिलीज कर दिया है। बेटा रिलीज करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब रस्सी वर्टिकल से एंगल 60 डिग्री बना रही होगी
उस टाइम पर पार्टिकल का मास कितना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है, सब पूछ रखा है। तो कभी ना कभी बेटा रस्सी जो होगी वो चलते 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 यहां कहीं आ जाएगी। उस टाइम पर पार्टिकल के पास जो स्पीड होगी वो v होगी। ये v निकालना, जैसा आप जानते हैं बेटा, v निकालने का सबसे बड़ा जुगाड़ है कि इनिशियल स्पीड पता है, फाइनल स्पीड पता करनी है, तो या तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ या फिर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करो। आप कह सकते हो कि हाँ सर, यहाँ से यहाँ टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, टेंशन का कोई वर्डन है नहीं। यहाँ से यहाँ तक बेटा अगर ये L है तो दिस इज ऑफ कोर्स L cos 60। तो ये पार्टिकल कितना नीचे आया है, तो आप कहोगे सर ऑफ कोर्स L cos 60 नीचे है, L cos 60 इज L/2। और अगर L/2 नीचे है तो हम कह सकते हैं कि जैसे हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करेंगे, लॉस इन पोटेंशियल इज mg L/2, दैट इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक बेटा, दैट इज हाफ mv² माइनस 0। क्योंकि यहाँ पर तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², यहाँ इनिशियली रिलीज की गई थी तो वो तो 0 हो गई। तो मेरे ख्याल से m से m कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, v की वैल्यू आ गई √gl। तो पहला काम तो हो गया। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वेलोसिटी v है तो सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा और उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी बेटा v²/L। बेटा v² को Lg रखना, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है g। तो इस टाइम पर जरूर सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन है g। मोशन तो बड़ा सर्कुलर था ही, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो चाहिए ही चाहिए। टेंजेंशियल फोर्स, बड़ा टेंजेंशियल फोर्स के लिए एक बार FBD बनाना। आप बोलोगे कि सर इस m मास के पार्टिकल को रस्सी अपनी तरफ खींच रही है टेंशन T से, अर्थ अपनी तरफ पुल कर रही है mg से। ये वर्टिकल एंगल 60, ये वर्टिकल तो बड़ा ये वाला एंगल भी 60। इस mg के दो कंपोनेंट आएंगे और रेडियल डायरेक्शन में जो mg का कंपोनेंट आएगा उस तरफ एंगल 60 है, इसलिए रेडियल डायरेक्शन में आपके पास कंपोनेंट आ जाएगा mg cos 60, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में आपके पास mg का कंपोनेंट आ जाएगा, दैट इज mg sin 60। फेयर इनफ। व्हिच फोर्स इज एक्टिंग अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन, ऐसा कौन सा फोर्स जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, जो वेलोसिटी की तरफ या उसके अपोजिट है। तो आप बोलोगे सर वेलोसिटी की तरफ लगने वाला जो फोर्स है वो तो mg sin 60 है, और वेलोसिटी की तरफ या उसके अपोजिट लगने वाले फोर्स को हम बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स। इस केस में टेंजेंशियल फोर्स वेलोसिटी की तरफ है तो ऑफ कोर्स स्पीड को बढ़ाएगा, और हम जानते भी हैं कि नीचे आते वक्त तो लगातार स्पीड तो बढ़ेगी। ये हमारे पास बढ़ा गई है स्पीड, सॉरी टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स की वैल्यू आ गई है mg sin 60। किसी ने अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछा तो मैं बोल दूंगा बेटा टेंजेंशियल फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, मास से मास कैंसिल, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है g sin 60। आई थिंक बेटा दैट इज √3g/2। व्हाट इज द नेट एक्सेलरेशन, तो आप कह सकते हो कि पार्टिकल के पास सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल, और टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है √3g/2। मैं अगर आपसे पूछूं कि बेटा नेट एक्सेलरेशन क्या है, तो आप बोलोगे सर दोनों एक्सेलरेशन के बीच में एंगल जो है वो तो 90 है, तो नेट एक्सेलरेशन विल बी समथिंग लाइक दिस एंड इट्स वैल्यू विल बी √of इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। बेटा g तो बाहर आ गया, √1 प्लस 3/4, दैट इज इक्वल्स टू √7g/2। ये बेटा आपका नेट एक्सेलरेशन आ गया। अगला बेटा टेंशन इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में टेंशन निकालने के लिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाओ। सर किस तरफ, वैसे तो बेटा आप किसी भी तरफ लगा सकते हो, आपको जो डायरेक्शन पसंद हो लगाओ, लेकिन मैं जैसा बेटा बार बार कह रहा हूं कि आप लोग ना आदत डाल लो कि सर्कुलर मोशन के अंदर रेडियल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाएंगे या टेंजेंशियल में। टेंजेंशियल में तो आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगा चुके, रेडियल में लगाओ, टेंशन उस तरफ है भी। तो आप बोलोगे कि सर अंदर की तरफ एक्सेलरेशन है, तो सर अंदर की तरफ नेट फोर्स लिखते हैं, सेंटर की तरफ नेट फोर्स लिखते हैं। बेटा देखना अंदर की तरफ T है, बेटा न्यूटन्स लो, अंदर की तरफ T है,
बाहर की तरफ mg cos 60 है, t माइनस mg cos 60 शुड बी इक्वल टू मास इनटू अंदर की तरफ एक्सेलरेशन। मेरे बच्चे अंदर की तरफ एक्सेलरेशन है कितना g, तो सिंपल दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू इस तरफ का एक्सेलरेशन। टेंशन की बेटा वैल्यू बड़े आराम से आ गई बेटा, कितनी आ गई है 3 mg। अच्छा सवाल है बेटा, बढ़िया सवाल। आई होप यू गेट द पॉइंट। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही एक सवाल और करते हैं अपनी आगे की थ्योरी बनाने से पहले। थ्योरी बेटा आराम से बन जाएगी। हम अगर एक बार ये वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना या फिर टीएमईसी लगाना या फिर न्यूटन्स लॉ लगाना, और न्यूटन्स लॉ में भी इस बात की आदत डालना कि या तो हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन रेडियल डायरेक्शन में लगाएंगे या हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगाएंगे। इन सब बातों की अगर एक बार हमें आदत पड़ गई तो उसके बाद तो हम सब चीज़ें मैनेज कर ही लेंगे। ठीक है, तो एक सिचुएशन और देखते हैं बेटा, उसके बाद अपनी थ्योरी डेवलप करते हैं। सवाल बेटा ऐसा है कि आपके पास एक बड़ा स्फेरिकल फिक्स्ड सरफेस है बेटा, अंदर की सरफेस स्मूथ है, ये बड़ा स्फेरिकल सरफेस तो है ही, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, और अंदर वाली सरफेस बड़ा स्मूथ है, ये बड़ा आपकी जो स्फेरिकल सरफेस है फिक्स्ड है। यहां कहीं से बड़ा एक m मास का पार्टिकल है। अपन ने क्या किया कि इस m मास के पार्टिकल को हम लोगों ने यहां से रिलीज किया। जब रिलीज किया तो ये वाला एंगल बड़ा वर्टिकल के साथ 53 डिग्री बना रहा है। ये नीचे आएगा, इतना तो आप जानते हो कि यहां से तक स्पीड बढ़ेगी बड़ा, फिर स्पीड घटेगी बड़ा, यहां कहीं 53 डिग्री बनाकर यहां पर रुक जाएगा, फिर वापस आएगा तो स्पीड बढ़ेगी, फिर घटेगी, फिर बढ़ेगी, फिर घटेगी। इट विल परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन। खैर वो तो बात की बात है, हमें कोई ऐसी जरूरत नहीं उसकी बेटा। ये ऐसे सिर्फ लाइन खींच रखी है और कुछ ऐसे जोड़ नहीं रखा है। ऐसे बेटा ये पार्टिकल चलते 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 कभी ना कभी बेटा यहाँ कहीं पहुँच गया, यहाँ से अपन ने इसको रिलीज किया, इनिशियल स्पीड 0। जब ये यहाँ कहीं पहुँच गया तो ये वाला एंगल आपके पास है 37 डिग्री। इस टाइम पर इस m मास के पार्टिकल के पास स्पीड कितनी है, यहां से हम कहानी स्टार्ट करेंगे। दिस इज अवर पोजीशन 1 बेटा, दिस इज अवर पोजीशन 2। पोजीशन 2 पर जो कुछ हो सके बेटा हर चीज निकाल ली अपन को। तो सवाल लिखे एट पोजीशन 2 फाइंड स्पीड, centripetal acceleration, tangential force, tangential acceleration, net acceleration और लास्ट में नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स बेटा इस पर किसने लगाया होगा, जो स्फेरिकल सरफेस है बेटा उसने लगाया होगा, और तो कौन लगाएगा। चलिए बेटा सबसे पहले स्पीड निकालने के लिए पूरे रास्ते बेटा यहां से यहां आ रहे हैं, पूरे रास्ते बेटा नॉर्मल लग रहा है ऐसे, वेलोसिटी ऐसे। नॉर्मल और वेलोसिटी के बीच में एंगल आपका 90 डिग्री है, तो ऑफ कोर्स उसका वर्कडन तो 0 है। उसका वर्कडन 0 है इसलिए हम कह सकते हैं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी आपकी कंजर्व है। कितना नीचे है जरा चेक कर लेते हैं बेटा रेडियस इसका r है बेटा, चेक करना। ये अगर r है तो बेटा ये डिस्टेंस है आपके r cos 53, दैट इज 3r/5। ये आपके पास r है, ये एंगल 37 है, तो बेटा ये आपके पास है r cos 37, दैट इज 4r/5। ये है बेटा 4r/5, ये है आपका 3r/5, तो कुल मिलाकर बेटा पार्टिकल नीचे आ गया 4r/5 माइनस 3r/5 बेटा कितना r/5। r/5 डिस्टेंस अगर नीचे आएगा तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज mg r/5, दैट इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ mv²। बेटा माइनस इनिशियली तो आपने रिलीज ही किया था, m से m कैंसिल हो गया बेटा, v की वैल्यू आ गई √2gr/5। बेटा पहला काम तो हो गया, स्पीड आ गई √2gr/5। सेकेंड
बेटा इस टाइम पर सर्कुलर मोशन है तो ऑफकोर्स बेटा सेंटर की तरफ कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगा। सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन होगा उसको हमने सेंट्रीपिटल बोल दिया। कोई फॉर्मूला है इसका? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल है, इसका फॉर्मूला है v²/r। बेटा v²/r क्या करना बेटा, दैट इज आई थिंक 2g/5। ये बेटा आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन आ गया 2g/5। व्हाट इज टेंजेंशियल फोर्स? बेटा टेंजेंशियल फोर्स निकाल लेंगे। बेटा टेंजेंशियल फोर्स निकालना तो बात की बात है, पहले सारे फोर्सेस दिखा तो दो कौन से हैं। तो आप बोलोगे कि सर इस m मास के पार्टिकल पर दो फोर्स लग रहे हैं। अर्थ पुल कर रही है अपनी तरफ mg से, और ऑफ कोर्स रस्सी अपनी तरफ पुल कर रही है टेंशन T से। सारे फोर्सेस सर्कुलर मोशन में हमने आदत बना रखी है कि हम उनके कंपोनेंट लेते हैं किस किस तरफ बेटा, रेडियल एंड टेंजेंशियल। रेडियल के अलोंग बेटा लाइन खींच दो, तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर ये वाला एंगल अगर 37 तो ये वाला एंगल भी आपका 37, और अगर ये वाला एंगल 37 है तो mg का कंपोनेंट जो रेडियल डायरेक्शन में आएगा बेटा वो तो आएगा mg का cos 37, और जो कंपोनेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में आएगा वो आएगा mg sin 37। नाउ इज देयर एनी फोर्स विच इज एक्टिंग अलोंग वेलोसिटी और अपोजिट टू द वेलोसिटी? आप बोलोगे हाँ सर देयर इज अ फोर्स दैट इज mg sin 37, इट इज अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन, और इन अदर वर्ड्स इट इज अलोंग वेलोसिटी। Of course it is responsible for increment of the speed, and of course we can say that it is our tangential force. So tangential force is mg sin 37. Tangential force is mg sin 37. बड़ा tangential force is mass into tangential acceleration, तो हमारे पास tangential acceleration की वैल्यू आ गई है g sin 37। ये आ गई बेटा कितनी, 3g/5। What is the net acceleration? आप बोलोगे सर सेंट्रीपिटल पता है, टेंजेंशियल पता है, तो नेट एक्सेलरेशन विल बी अंडररूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। बेटा दोनों का अगर स्क्वायर करके ऐड करोगे g/5 बेटा आपका कॉमन आ गया, अंडररूट ऑफ 2 का स्क्वायर दैट इज 4, 3 का स्क्वायर दैट इज 9, आई थिंक दैट इज √13 g/5। दिस इज द नेट एक्सेलरेशन। Now the last but not the least, we have to find the normal force between this spherical surface। इस spherical surface ने और बड़ा इस पार्टिकल के बीच में नॉर्मल फोर्स कितना है। अब जो spherical surface है उसका काम तो ऑफ कोर्स पुश करना है, तो spherical surface इस हमारे m मास के पार्टिकल को ऐसे पुश करेगी, और नॉर्मल फोर्स हमेशा आप जानते हो बड़ा कैसे लगता है, जो भी आपकी कॉमन सरफेस है उसके परपेंडिकुलर, तो ऐसे रेडियल डायरेक्शन आपका नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स इस तरफ है तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा दो। किस तरफ लगा देंगे बच्चों, सर रेडियल डायरेक्शन में लगा दो। एक्सेलरेशन है अंदर, तो अंदर की तरफ फोर्स आएगा दिस, बड़ा टेंशन नहीं है पे, वो आएगा दिस माइनस mg cos 37, तो अंदर की तरफ फोर्स आएगा नॉर्मल माइनस mg cos 37, नॉर्मल माइनस mg cos 37, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू मास into अंदर वाला acceleration that is 2g/5। I think बेटा normal comes out to be 2mg/5 plus बेटा cos 37 is I think 4/5, that is 4mg/5, that comes out to be 6mg/5। तो नॉर्मल की वैल्यू आ गई बेटा कितनी, 6mg/5। तो इस इंस्टेंट में आपका नॉर्मल बेटा 6mg/5। फिर ना काम चल जाएगा बेटा इससे तुम्हारा, बढ़िया है ना। चलिए बेटा आगे चलते हैं। ये तो हुआ अपने बेटा वर्टिकल सर्कुलर मोशन का इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं उसकी थ्योरी। हालांकि हमने ये जो इतना सारा काम किया, इससे आपके मन में बेटा एक कन्विक्शन तो आ गया होगा कि कुछ नहीं है यार, वर्क पावर एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट लगाना है कि वेट लगा दो या टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंसेप्ट कर दो, और उसके अलावा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा दो। बस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम सर्कुलर मोशन में ध्यान रखेंगे कि रेडियल डायरेक्शन और टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगाने में फायदा रहता है, आसानी रहती है। और सेंटर की तरफ एक एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन आ गया बेटा, कौन सा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसका काम डायरेक्शन को चेंज करना है, और उसकी वैल्यू बेटा ω² × r या v²/r है। तो सारी बातें बेटा बिल्कुल एकदम परफेक्ट हैं, इनमें कोई किसी तरह दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है,
आगे चलते हैं बेटा, हेडिंग लिखिए बेटा, कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। कंप्लीट मतलब बेटा पूरा, कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। चलो बच्चों देखते हैं, मैं 3 डायग्राम बना रहा हूं, 3 डायग्राम बना रहा हूं, सुनना। पहला बेटा ये ठीक है, वर्टिकल सर्कल तो है बेटा, इसमें बेटा बीचों बीच आपने एक स्मूथ हिंज, इससे एक मासलेस रॉड, बेटा स्ट्रिंग नहीं रॉड, और ये एक एम मास का पार्टिकल बेटा बांध दिया। ये आर, दिस इज अवर मासलेस रॉड। रॉड और स्ट्रिंग बेटा बड़ा अंतर आप जानते हो, स्ट्रिंग कैन ओनली पुल, रॉड कैन पुल एज वेल एज पुश। फेयर एनफ। ये एम मास का बेटा पार्टिकल बांध दिया, हम बेटा इसको कोई ना कोई वेलोसिटी देंगे ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला काम बेटा, ऐसे एक स्मूथ रिंग है बेटा, बेटा दिस इज स्मूथ फिक्स्ड रिंग है, और इसका रेडियस बेटा आर है, और इसके अंदर हम लोगों ने बेटा ऐसे एक मोती पिरो रखा है एम मास का, बेटा ऐसे एक मोती पिरो रखा है एम मास का, बेटा मोती कह सकते हो, बीड कह सकते हो, ये बेटा ऐसे बोलते हैं, छोटी रिंग फंसा रखी है इसके अंदर, एम मास की रिंग फंसा रखी है ऐसे इसके अंदर। अगेन बेटा ये एम मास की है, इसको कोई ना कोई बेटा वेलोसिटी दी बेटा ऐसे। फिर ना तीसरा डायग्राम बेटा ऐसे है कि एक ट्यूब है बेटा, बीच में जगह खाली है, और इस ट्यूब में ये एक इनर सरफेस है और ये एक आउटर सरफेस है। ये एक इनर सरफेस है, ये बेटा इनर सरफेस, बेटा ये आपकी आउटर सरफेस, बीच में बेटा जगह खाली है, और इस खाली जगह के अंदर बेटा हमने ऐसे एक एम मास का ब्लॉक रख दिया, और इस ब्लॉक को बेटा मैंने ऐसे कोई वेलोसिटी दे दी। जरा इस बात को आप एनालाइज करें कि तीनों सिचुएशंस कैसे बेटा एक जैसी सी हैं। बेटा तीनों सिचुएशंस जो है उनमें क्या सिमिलरिटी है, एक बार नोटिस करो बेटा इन तीनों में क्या सिमिलरिटी है। आई होप बेटा आपने हल्का फुल्का एनालाइज कर लिया होगा कि इनमें क्या सिमिलरिटी है। इन तीनों में यह सिमिलरिटी है कि इन ऑल दीज 3 केसेस द मासेस आर कंस्ट्रेन्ड टू मूव इन द सर्कल। जो एम मास है बेटा वो उस सर्कल को छोड़कर जा नहीं सकता, ना तो बाहर जा सकता है ना अंदर जा सकता है। मैं समझाता हूं, अगर ये एम मास का पार्टिकल वेलोसिटी दी बेटा सामने की तरफ, अगर यूं सीधा जाना चाहेगा, मतलब सर्कल को छोड़कर बाहर जाना चाहेगा, तो ऑफ कोर्स ये जो रॉड है ये टेंशन लगा देगी अंदर की तरफ, और इसे सर्कल के लॉन्ग चलाएगी, सर्कल के लॉन्ग चलाएगी, सर्कल के लॉन्ग चलाएगी। अगर पार्टिकल कभी अंदर आना चाहेगा तो वही रॉड पुश कर देगी, और चाहेगी कि ये पार्टिकल हमेशा इस हिंज से r डिस्टेंस दूर ही रहे। और रॉड में खास बात, अच्छी बात ये थी कि ये पुल भी कर सकती है और पुश भी कर सकती है। जैसे ये पार्टिकल सर्कल को छोड़कर बाहर जाना चाहेगा तो रॉड पुल कर लेगी, जैसे ये पार्टिकल अंदर आना चाहेगा वैसे ही ये रॉड आपकी पुश कर देगी। तो रॉड कैन पुल एज वेल एज पुश। यही कहानी बेटा इस केस में है। जैसे ही ये बीड बाहर की तरफ जाने लगेगी बेटा, वैसे ही ये जो तार है ये नॉर्मल लगा देगा अंदर की तरफ और पार्टिकल को सर्कल के अलोंग चलाएगा। यही बीड बेटा अगर मान लो यहाँ पर कहीं चलते चलते अंदर आना चाहेगी तो यही तार बाहर की तरफ नॉर्मल लगा देगा और कंस्ट्रेंट रखेगा कि ये वाला जो पार्टिकल है ये हमेशा इस सर्कल पर ही रहे। फिर ना इसी तरह से ये एम मास का पार्टिकल अगर यू मैंने वेलोसिटी बाहर जाना चाहेगा तो ये जो बाहर वाले सरफेस है अंदर की तरफ नॉर्मल लगाकर इसे सर्कल के अलोंग ही चलाएगी। बीच रास्ते में अगर इस एम मास के ब्लॉक का अंदर आने का मन हुआ तो अंदर वाले सरफेस नॉर्मल लगा देगी बाहर की तरफ और कभी भी इसको सर्कल छोड़ने नहीं देगी।
It means that in all these three cases the masses are constrained to move in the circle. मैं ये नहीं कह रहा कि कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन होना जरूरी है, कि पूरा का पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन होना जरूरी ही है, ऐसा नहीं कह रहा मैं कह रहा हूं कि जो भी मोशन होगा ना वो होगा सर्कल के ऊपर ही, सर्कल को छोड़कर ना तो अंदर आ सकता है ना बाहर जा सकता है। अगर आपने इस पार्टिकल को वेलोसिटी कम दी तो यूं जाकर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फिर यूं लगातार मूव करता रहेगा, लेकिन मूव तो सर्कल पे कर रहा है। अगर आपने और ज़्यादा वेलोसिटी दी थोड़ा यहाँ तक पहुँच जाएगा, फिर वापस यूं आएगा, जाएगा, आएगा, जाएगा। पार्टिकल इज कंस्ट्रेन्ड टू मूव इन द सर्कल। आई एम नॉट सेइंग इट इज कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, बट एटलीस्ट इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। अगर आपने और ज़्यादा वेलोसिटी दी तो यूं नहीं बेटा गिर जाएगा। गिरेगा क्यों नहीं? क्योंकि रॉड बेटा पुश कर देगी, पार्टिकल यूं जाएगा, यूं आएगा, यूं जाएगा, यूं आएगा। अगेन इट विल परफॉर्म vertical circular motion, not maybe complete, but the motion is going to be constrained to be on a circular path. बड़ा motion पक्की बात है कि circular path पर ही होगा। So all these three cases says that all particles cannot leave the circle। बड़ा circle को leave नहीं कर सकते। Mass m is constrained to move on the circle। और सर्कल पर मूव कराने के लिए नॉर्मल और टेंशन जो है वो रेडियली इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स दोनों तरफ लग सकती है इन तीनों सिचुएशंस के अंदर। तो आप कह सकते हो कि टेंशन और नॉर्मल कैन एक्ट इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स just to make sure that mass m remains on circle। बेटा वो सर्कल पर ही रहे, इस बात को एंश्योर करने के लिए टेंशन और नॉर्मल अंदर भी लग सकता है और बाहर भी लग सकता है। तो तीनों डायग्राम्स के अंदर बेटा ये वाली बात आपकी ऑब्वियस ही है। फेयर इनफ। चलिए बेटा आगे चलते हैं, बेटा। अब डिराइव करते हैं बेटा, इसका कोई फॉर्मूला वगैरह डिराइव हो सकता है तो उसे डिराइव कर लेते हैं कि कितनी वेलोसिटी पर बेटा पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बेटा तीनों केसेस के लिए अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तीनों में से कोई सा एक केस लो और बेटा देखते हैं कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन कराना है। बेटा हेडिंग अपनी क्या है बेटा मैंने मिटा दी, आप लगा रखी होगी कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो सुनना बेटा, मैंने कहानी इस तरह की चूज कर रखी है कि बेटा ये वर्टिकल सर्कल, ये बेटा आपका हॉरिजॉन्टल, ये बेटा आपका वर्टिकल, ये आपके पास बेटा एक स्मूथ हिंज और यहां से ये एक रॉड। दिस इज योर मासलेस रॉड बेटा, दिस इज योर मासलेस रॉड। और इसके साथ बेटा मैंने एक m मास का पार्टिकल बांध रखा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि मैं कम से कम कितनी स्पीड रखूं यहां पर नीचे वाले पॉइंट पे कि ये पार्टिकल पूरा सर्कल कंप्लीट कर ले। आई वांट टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ यू सो दैट दिस पार्टिकल कंप्लीट्स द एंटायर वर्टिकल सर्कुलर मोशन, सो दैट पार्टिकल कंप्लीट्स कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, ऐसे। तो बेटा फाइंड u minimum such that particle completes, particle performs, लिख दो बेटा, particle performs complete वर्टिकल सर्कुलर मोशन। बेटा पूरा कंप्लीट करना चाहिए। अब जरा सुनो, अगर आपने इसको वेलोसिटी कम दी, अरे बेटा ये रेडियस वगैरह गिवन है, ये आर है बेटा, इसकी रेडियस आर गिवन है। अगर आपने स्पीड कम दी तो बेटा ये यूं जाके वापस जाएगा।
अगर आपने स्पीड और ज़्यादा दी तो हो सकता है बेटा यहाँ जाकर फिर वापस आ जाए। अगर आपने स्पीड और ज़्यादा दी तो बेटा हो सकता है कि यहाँ से जाके वापस आ जाए। अगर आपने और ज़्यादा दी तो बेटा सिर्फ कोशिश ये करो कि किसी तरीके से पार्टिकल इस पॉइंट को क्रॉस कर जाए। अगर इस पॉइंट को क्रॉस कर गया बेटा फिर तो मामला सेट है। तो बेटा चलता गया, ऊपर जाएगा, लगातार पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक घटेगी, पोटेंशियल घटेगी, काइनेटिक बढ़ेगी। सो बेटा पोटेंशियल बढ़ेगी, काइनेटिक घटेगी सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर। ये आपकी रॉड बेटा ऐसे है, रेडियस बेटा आपके पास आर है। यहां पर अगर मान लो बेटा कोई वेलोसिटी v आ गई, ये u है, ये u घटते 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 यहां पर v आ गई। यहां से यहां तक लगातार स्पीड घटी है, लेकिन अब यहां से तक लगातार स्पीड बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, वापस यहां पर पहुंचने पर वापस वही स्पीड, क्योंकि बेटा टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। फिर जाएगा स्पीड घटेगी 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 घटेगी, यहां पर पहुंचने पर फिर से स्पीड v, लेकिन जब वापस आएगा बेटा वापस स्पीड लगातार बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, फिर स्पीड घटी फिर बढ़ी, फिर घटी फिर बढ़ी, एंड इट विल कीप परफॉर्मिंग बेटा वर्टिकल सर्कुलर मोशन, कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। लेकिन मेरे बच्चे बोलेंगे कि सर आपको तो सबसे कम स्पीड चाहिए। हाँ बेटा सबसे कम स्पीड चाहिए। ये अगर स्पीड सबसे कम है तो ये वाली स्पीड भी बेटा सबसे कम। ये स्पीड कम से कम कितनी हो सकती है वो आप समझ गए होंगे बेटा, 0 प्लस, बस 0 प्लस। 0 प्लस मतलब 0 से हल्की सी ज्यादा, थोड़ी सी ज्यादा, चिन्नी से ज्यादा। अगर चिन्नी से भी ज्यादा हुई बेटा फिर तो ये पार्टिकल यहां से क्रॉस कर जाएगा और फिर बेटा चलते 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 वापस नीचे आ जाएगा, फिर यहां पहुंचेगा बेटा 0 से अगर हल्की से ज्यादा तो वापस नहीं जाएगा। अगर 0 ही हुई बेटा फिर तो तुम जानते हो वहीं पड़ा रहेगा, नीचे ही नहीं आएगा। 0 से अगर हल्की से भी अगर ज्यादा हुई बेटा फिर तो सड़क से नीचे आ जाएगा। सर मुझे ये यू मिनिमम निकालना है। बेटा ये यू मिनिमम निकालना है तो यहां से लेकर यहां तक तेरे को सिर्फ और सिर्फ टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करने की जरूरत है। और जैसा मैं बार बार बोल चुका हूं, टेंशन का किसी प्रकार से कोई वर्डन नहीं है, अदरवाइज बेटा वो एक्सटर्नल एजेंट है। अगर उसका वर्डन होता तो हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं कर पाते। यहां बेटा टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व अभी करते हैं। इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। बेटा व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक, यहां देखना बेटा, इनिशियल काइनेटिक हाफ m u मिनिमम का स्क्वायर। व्हाट इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, बेटा यहां पर हम इनिशियल पोटेंशियल जीरो मान लेते हैं। जैसे आप जानते हैं बेटा हम कहीं भी जीरो मान सकते हैं। वहां पर काइनेटिक एनर्जी बेटा वैसे तो जीरो से हल्की सी ज्यादा है, लेकिन कैलकुलेशन पर्पस के लिए अपन उसको एक बार जीरो ले लेते हैं। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है तो आप बोलोगे सर r और r कितना ऊपर है, 2r। अगर पार्टिकल 2r हाइट ऊपर है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी m इंटू जी इंटू 2r। ले बेटा हमारा तो काम बन गया और u मिनिमम की वैल्यू आ गई है। आई थिंक बेटा u मिनिमम की वैल्यू आ गई है √4gr। बेटा आपने सवाल में मुझसे पूछा ही कि u मिनिमम कितना होगा तो मैंने √4gr लिख दिया। ऐसी बेटा लैंग्वेज होती है, हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। अदरवाइज मैं तो ये कहूंगा कि बेटा कोई मुझसे पूछ ले कि सर बताओ कितनी स्पीड होनी चाहिए, तो मैं ये कहूंगा बेटा √4gr नहीं, √4gr से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि बेटा यहाँ पर ये जीरो नहीं आना चाहिए, जीरो से हल्का सा ज्यादा आना चाहिए था स्पीड। तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो से हल्की से ज्यादा आनी चाहिए थी, तो बेटा u भी इससे हल्का सा ज्यादा होना चाहिए। तो u जो है बेटा वो √4gr से बड़ा होना चाहिए। लेकिन सवाल में अगर पूछ रखा हो कि कम से कम कितना u हो तो आप √4gr लिख सकते हो, ये स्टैंडर्ड है, कोई गलती इसमें नहीं है, ठीक है ना। अदरवाइज कोई सब्जेक्टिवली पूछ ले फिर तो हम बोलेंगे कि बेटा दैट इज u इज ग्रेटर देन √4gr, ठीक है ना, बढ़िया है। तो बेटा ये आपकी स्पीड होनी चाहिए। स्पीड √4gr से ज़्यादा होगी बेटा तभी आपका कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा। ये आंसर बेटा सिर्फ और सिर्फ इस केस का नहीं है, सब केस का यही आंसर है। सब केस मतलब बेटा जो मैंने तुम्हें लिखाया था ना अभी थोड़ी देर पहले, है ना, वो जो तीनों केस थे, तीनों केस बेटा यही हाल है। बस यहाँ पर टेंशन है बेटा, वहाँ पर नॉर्मल है, और कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। चलिए बेटा नेक्स्ट अब फिर से बेटा वही कहानी अपने पास। तो अपन बेटा टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करो, ये करो वो करो, हम तो सब कर देंगे यार, है ना। चलिए एक सवाल निपटाइए बेटा।
ले बेटा, ये एक सर्कुलर ट्रैक है बेटा, जैसे हमको पहले बता रखी है बेटा वैसी। ये स्फेरिकल सरफेस है एक तरीके से। अंदर वाली जो सरफेस है बेटा टोटली स्मूथ है। रेडियस बेटा आपके पास आर है, ठीक है ना। रेडियस बेटा आपके पास ऐसे आर है। ये बेटा सेंटर वाला पॉइंट है। यहां कोई एम मास का पार्टिकल रखा हुआ है। यहां बेटा कोई एम मास का पार्टिकल रखा हुआ है ऐसे, और इस एम मास के पार्टिकल को बेटा मैंने सामने की तरफ कोई ना कोई स्पीड दे दी है यू। बेटा कितनी यू दो कि पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए? तो आप बोलोगे सर रूट 4 से तो बड़ा होना चाहिए। तो मैंने बेटा ये स्पीड दे दी आपको रूट ऑफ 4.5 GR। बेटा रूट ऑफ 4.5 GR बेटा मैंने 9/2 GR लिख दिया है, चलेगा ना? ठीक है, ये बड़ा कहानी है अपनी। शुरुआत में मैं इस पोजीशन को बड़ा पोजीशन 1 कह रहा हूं। ये जब हॉरिजॉन्टल हो जाएगा बड़ा तब मैं इसे पोजीशन 2 कह रहा हूं। जब ये वर्टिकल में बड़ा पार्टिकल चलते 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 यहां पहुंच जाएगा बड़ा मैं इसे पोजीशन 3 कह रहा हूं। ठीक है, एक बड़ा पोजीशन 4 भी आएगी बाद में। एट पोजीशन 1 फाइंड स्पीड। सॉरी बेटा, स्पीड तो मैंने आपको दे रखी है, आगे वाले काम करो। अरे बेटा एक मिनट, इसके अंदर ही बेटा सरफेस है, जिससे कि एम मास का पार्टिकल कंस्ट्रेंड रहे सर्कल के अंदर मूव करने के लिए। हमारे जो 3 केस थे बेटा वही चल रहे हैं अभी तक। तो आपका जो पार्टिकल है बेटा वो ट्यूब के अंदर फंसा हुआ है ऐसे। बेटा ट्यूब के अंदर फंसा हुआ है बेटा। आई होप आपको तीनों केस याद होंगे बेटा, और आप जानते हो बेटा तीनों ही केसेस के अंदर मिनिमम स्पीड कितनी चाहिए? बेटा मिनिमम स्पीड इज रूट 4 GR। बेटा आपने तो बेटा स्पीड उससे ज्यादा ही दी है। बेटा ये आपका एम मास का पार्टिकल है एंड इट इज कंस्ट्रेन्ड टू मूव। बेटा अंदर वाले सरफेस होना जरूरी है, अदरवाइज बड़ा होता बेटा बीच में कहीं पर बड़ा नॉर्मल फोर्स 0 हो गया और बड़ा पार्टिकल गिर गया। तो अंदर भी सरफेस बड़ा बाहर भी सरफेस है। ये दोनों ही सरफेस बड़ा आपकी स्मूथ है। बेटा दोनों ही सरफेस आपकी इस तरह से स्मूथ है। बेटा पोजीशन 1 पर फाइंड यू, फाइंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, फाइंड टेंजेंशियल फोर्स, फाइंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, फाइंड नेट एक्सेलरेशन एंड फाइंड नॉर्मल फोर्स। इतना सा काम बेटा, इतना सा काम करते हैं बेटा, करते हैं। स्पीड दे रखी है। व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? बच्चे बोलेंगे कि सर वेलोसिटी v है, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, सेंटर यहां कहीं है, तो जरूर इस तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आना चाहिए। हाँ बेटा आना तो चाहिए, वैल्यू बताओ ना उसकी। तो आप बोलो से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है स्पीड का स्क्वायर, दैट इज 9/2 GR अपॉन r, v स्क्वायर अपॉन r। बेटा r से r कैंसिल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया 4.5 G। ले बेटा ऊपर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है 4.5 G। बेटा व्हाट इज टेंजेंशियल फोर्स? आप बोलोगे सर इस एम मास के पार्टिकल पर मुझे तो 2 ही फोर्स लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक नीचे की तरफ ऑफ कोर्स अर्थ पुल कर रही है mg, दूसरा बेटा इन सरफेसेस ने कोई ना कोई नॉर्मल लगाया होगा। नॉर्मल जो भी आएगा वो बेटा ऑफ कोर्स ऐसे रेडियल डायरेक्शन में आएगा। ये बेटा नॉर्मल। क्या आपको ऐसा कोई फोर्स दिख रहा है जो वेलोसिटी की तरफ या उसके अपोजिट हो? आप बोलोगे नहीं सर यहाँ पर तो कोई फोर्स नहीं है ऐसा, सारे के सारे फोर्स तो रेडियल डायरेक्शन में है। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में किसी प्रकार का कोई फोर्स है ही नहीं, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी 0। और रही बात नेट एक्सेलरेशन की, तो नेट एक्सेलरेशन आपका बेटा सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दैट इज 4.5 G। व्हाट इज नॉर्मल फोर्स? बेटा नॉर्मल फोर्स के लिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाओ। सर किस तरफ? रेडियल डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन है ऊपर,
तो नेट फोर्स भी ऊपर, नॉर्मल ऊपर mg नीचे, ऊपर की तरफ नेट फोर्स आ गया नॉर्मल माइनस mg एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू इस तरफ एक्सेलरेशन, इस तरफ एक्सेलरेशन है 4.5g, बड़ा नॉर्मल की वैल्यू आ गई है 5.5g। ये ले बेटा इस इंस्टेंट पर आपका जो नॉर्मल है वो 5.5g, बढ़िया है बेटा, अच्छा है। अब यही काम बेटा फिर से रिपीट करो, पोजीशन 2 पर फाइंड एवरीथिंग, बेटा मिटा रहा हूं इन सबको मैं, फाइंड एवरीथिंग। बेटा पोजीशन 2 पर फिर से सारे के सारे काम निपटाओ। सबसे पहले बेटा पोजीशन 2 पर आपको वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, बाकी बातें तो बाद में है, पहले बेटा वेलोसिटी निकालो। पार्टिकल चलते 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 बेटा पोजीशन 2 पर पहुंच गया, तो ऑफ कोर्स बेटा स्पीड तो कम हो गई होगी, बेटा वेलोसिटी मैंने v मान ली। काश मैं ये v निकाल पाऊं, निकाल लेंगे बेटा v निकालने के लिए यहां से यहां तक टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। बेटा देखना इनिशियल काइनेटिक, बेटा इनिशियल काइनेटिक बेटा बोलना हाफ m वेलोसिटी का स्क्वायर दैट इज 9/2 gr। इनिशियल पोटेंशियल बेटा मैंने यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मान लिया 0। यहां पर काइनेटिक बेटा, यहां पर काइनेटिक आ गई है हाफ mv स्क्वायर, और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी आ गई बेटा बोलना, यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0, तो यहां से r हाइट ऊपर बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर mgr। ठीक है बेटा, मेरे पास बेटा m से m गया। बेटा देखना बेटा v की वैल्यू कितनी आ गई, आई थिंक बेटा 9/4 gr माइनस gr, बेटा 5/4 gr, बेटा v की वैल्यू आ गई और रूट ऑफ 5/2 g। बेटा एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, 9/4 माइनस 1 इज बेटा 5/4, बेटा दैट इज 5/2 gr। बढ़िया है। व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन r, बेटा दैट इज 5/2 g। ये बेटा आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा सेंटर की तरफ, और उसकी वैल्यू बेटा हम लोग जानते हैं बेटा कितनी आएगी 5/2 g। टेंजेंशियल एक फोर्स बेटा निकाल लेंगे, पहले बताओ कौन से फोर्स हैं, तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर अर्थ पुल कर रही है नीचे की तरफ mg से, सरफेस है ऐसे, तो नॉर्मल फोर्स तो हमेशा सरफेस से कैसे लगता है परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल फोर्स तो ऐसे ही आएगा। दो ही तो फोर्स है, नॉर्मल है और mg है। क्या ऐसा कोई फोर्स है जो वेलोसिटी की तरफ या उसके अपोजिट हो? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल है, एक फोर्स ऐसा है जो वेलोसिटी के अपोजिट है। अरे बेटा यही तेरी टेंजेंशियल डायरेक्शन है और ये वेलोसिटी की तरफ नहीं है, उसके अपोजिट है। कोई बात नहीं, सिर्फ ये बताओगे क्या वो फोर्स है? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल है, दैट फोर्स इज योर टेंजेंशियल फोर्स। और टेंजेंशियल फोर्स अगर mg तो दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बेटा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया है g। ठीक है ना, 5/2 g इस तरफ, g इस तरफ। मैं आपसे पूछूं नेट एक्सेलरेशन कितना आएगा, तो रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, बेटा g को बाहर निकाल लो, 1 + 25/4, बेटा दैट इज आई थिंक रूट 29 g/2। रूट 29 g/2, ये बेटा नेट एक्सेलरेशन। सर नॉर्मल फोर्स भी निकालना है। बेटा नॉर्मल फोर्स अगर निकालना है तो हाँ बेटा नॉर्मल फोर्स अगर बेटा यहाँ पर नॉर्मल फोर्स अपना बेटा पहले कितना आया था 5.5 mg आया बेटा, मैंने गलती से लिख दिया। नॉर्मल माइनस mg इज इक्वल्स टू मास इनटू 4.5 g। ठीक, हाँ बेटा मैं क्या करता, हाँ मैं करता नॉर्मल फोर्स निकालो। नॉर्मल फोर्स निकालने के लिए रेडियल डायरेक्शन में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, इस तरफ एक ही फोर्स है इकलौता, mg तो बेटा वर्टिकल में है, mg का तो इस तरफ कोई कंपोनेंट ही नहीं आएगा, इस तरफ इकलौता फोर्स है। नॉर्मल इज इक्वल्स टू मास इनटू इस तरफ एक्सेलरेशन, इस तरफ एक्सेलरेशन मेरे बच्चे निकाल चुके हैं, दैट इज 5/2 g, दैट इज 2.5 mg। ले बेटा नॉर्मल फोर्स बेटा हमारा लास्ट सवाल था बेटा, दैट कम्स आउट टू बी 2.5 mg। तो इस इंस्टेंट पर नॉर्मल बेटा कितना होगा 2.5 mg। आई होप दैट्स ओके। अब बेटा यही पार्टिकल चलते 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 पोजीशन 3 पर पहुंचेगा।
जब पोजीशन 3 पर पहुंचेगा फिर से बेटा वही कहानी, एट पोजीशन 3 फाइंड सब कुछ, एट पोजीशन 3 अगेन बेटा फाइंड, सब चीजें निकालो बेटा। पोजीशन 3 पर वापस से बेटा सारा का सारा काम करो, कर देंगे बेटा। सबसे पहले V निकालो बेटा। V निकालने के लिए यहां से यहां तक मुझे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करनी पड़ेगी, अभी कर देंगे। यहां पर इनिशियल काइनेटिक हाफ m बेटा वेलोसिटी का स्क्वायर दैट इज 9/2 GR बेटा। नीचे ही नीचे मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मान लिया है 0। सबसे ऊपर ही ऊपर बेटा काइनेटिक एनर्जी आ गई है हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी आ गई है m × g × h बेटा। यहां पर 0 तो यहां पर m × g × h बेटा। हाइट कितनी है 2r। आई होप बेटा वाली बात समझ में आ गई। ये बेटा मेरे ख्याल से कितना आ गया बेटा 4.5 GR/2 बेटा दैट इज 2.25 बेटा। इसमें से बेटा ये कैंसिल बेटा, अगर मैं हाफ और बेटा यहां लगा दूंगा 4 बेटा, उधर लेके आए तो बेटा 4.5 - 4.5 0.5 mgr इज इक्वल्स टू mv²। m से m कैंसिल बेटा, v की वैल्यू आ गई है √gr/2। ले बेटा यहां पर वेलोसिटी आ गई है √gr/2। सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ कोर्स सेंटर की तरफ होगा और उसकी वैल्यू हम जानते हैं बेटा कितनी होगी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑफ कोर्स v² बाई r बेटा। v² बाई r बेटा बोलना बेटा कितना होगा बेटा, मेरे ख्याल से g/2 v²/r तो बेटा दैट इज gr/2/r बेटा g/2। व्हाट इज टेंजेंशियल फोर्स? अब जरा देखो, जब सबसे ऊपर पार्टिकल है बेटा, मैं अलग से डायग्राम बना दूं। इन दोनों ट्यूब्स के बीच में फंसा हुआ बेटा ये वाला पार्टिकल है, इसके पास कौन से फोर्स हैं? इस तरफ कोई नॉर्मल होगा, नॉर्मल तो ऐसे होगा, पता नहीं किस तरफ होगा, mg होगा ऐसे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तुम इस तरफ निकाल चुके हो, कितना बेटा, कितना आया था g/2। नॉर्मल या तो बेटा बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, चलो बेटा बाहर की तरफ मान लेते हैं एक बार के लिए, बाहर की तरफ। अगर मैंने गलती से बेटा मैंने मान लो उल्टा मान लिया तो नॉर्मल अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए चिंता मत करना। तो क्या ऐसा कोई फोर्स है जो बेटा इस तरफ नजर आ रहा हो टेंजेंशियल डायरेक्शन में? आप बोलोगे नहीं सर, दो ही तो फोर्स थे mg और नॉर्मल, दोनों रेडियल डायरेक्शन में है, इस तरफ तो कोई फोर्स है ही नहीं और इस तरफ कोई फोर्स नहीं, तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि आपका टेंजेंशियल फोर्स तो 0, टेंजेंशियल फोर्स 0 तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0, तो नेट एक्सेलरेशन आ गया g/2। सर नॉर्मल निकालना है बेटा, नॉर्मल निकालने के लिए इस तरफ इक्वेशन लगा दे। नीचे की तरफ है mg, बाहर की तरफ है नॉर्मल, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू नीचे की तरफ एक्सेलरेशन बेटा। कितना आ गया g/2, तो नॉर्मल की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितनी आ गई है mg/2। बच्चा सोच सकता है कि सर आपको कैसे पता कि लगा कि नॉर्मल बाहर की तरफ लगेगा, कि सर ये अंदर वाली सरफेस बाहर पुश कर रही है, कैसे पता लगा आपको? यहां पर तो जितने भी सवाल थे उसमें बाहर वाली सरफेस अंदर पुश कर रही थी, यहां पर अंदर वाली सरफेस बाहर पुश कर रही है, कैसे पता लगा बेटा? पता नहीं चला है, मैंने तो लिख दिया ऐसे ही। सर मैंने गलती से बाहर वाली सरफेस ने अंदर की तरफ नॉर्मल लगा कर सवाल किया होता तो क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बेटा तेरा आंसर -mg/2 आता। और अगर तेरा आंसर -mg/2 आता तो आप भी तो ये कहते कि सर मेरी डायरेक्शन गलत आ गई है, इसका मतलब नॉर्मल अंदर नहीं है, नॉर्मल बाहर है। तो नॉर्मल की डायरेक्शन को लेकर, अंदर बाहर को लेकर बेटा बहुत ज्यादा बहस नहीं करनी है, कोई एक डायरेक्शन ले लो और सॉल्व कर लो। अगर मान लो कि आपका नॉर्मल नेगेटिव आ गया, इसका मतलब जिस तरफ आपने ले रखा है उसका अपोजिट एक्चुअल नॉर्मल की डायरेक्शन है। तो इसमें बेटा आपको है ना कुछ खास पंचायत करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट इज अगला काम बेटा। इसमें एक छोटा सा काम और बेटा, मुझे लगता है कि उसके लिए मुझे डायग्राम वापस से बनाना पड़ेगा यार। चलो बेटा मैं डायग्राम बना रहा हूं वापस यार। बेटा सिचुएशन सेम है, वैल्यू सेम है, बस सवाल थोड़ा सा बड़ी है, सवाल थोड़ा सा बड़ी। हम बेटा उसी बहाने से कुछ बातें भी सीखेंगे ना, सुनना। बेटा हमारी वही सिचुएशन, बेटा एक ट्यूब
ट्यूब की बेटा ये इनर सरफेस और आउटर सरफेस। बेटा मैंने को 3 डायग्राम दिखाए थे, तीनों डायग्राम बेटा कहानी सेम ही है। पहले वाले डायग्राम में बेटा रोड बना रखी थी अपन ने, दूसरे बेटा अपन ने रिंग के अंदर कोई बीट फंसा रखी थी, और बेटा तीसरा ये ट्यूब वाला अरेंजमेंट था। ठीक है, इसका रेडियस बेटा आपके पास r है, ये बेटा वर्टिकल लाइन है। सबसे नीचे बेटा एक m मास का ब्लॉक पड़ा है, सॉरी सरफेस स्मूथ, बेटा सब बढ़िया। इस ब्लॉक को मैंने सामने की तरफ एक वेलोसिटी दे दी है, और बेटा कितनी थी बेटा वेलोसिटी? बेटा मेरे ख्याल से √9/2 GR थी बेटा, चेक कर लेना एक बार। ठीक है, यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, हमने देख लिया। मैं चाहता हूं कि आप लोग बेटा ये बताओ कि यहां क्या होगा। ये एंगल थीटा है बेटा, मैं इसे पोजीशन 4 बोल रहा हूं। ब्लॉक जब यहां पहुंचेगा तो उसके पास वेलोसिटी कितनी होगी और बाकी सारी बातें कितनी होगी। एट पोजीशन 4 फाइंड स्पीड, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट नॉर्मल फोर्स। इतने काम बेटा मेरे पास। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा स्पीड से स्टार्ट करते हैं। स्पीड के लिए बेटा तुम लोग जानते हो कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करनी है। ये m मास का ब्लॉक है। पहले बेटा ये r थी डिस्टेंस, ये r है, ये थीटा है, तो बेटा ये डिस्टेंस है आपके पास r cos थीटा। तो ये जो हाइट आ गई है बेटा, ये आ गई है r माइनस r cos थीटा, दैट इज r 1 माइनस cos थीटा। बेटा पोजीशन 1 और पोजीशन 4 के बीच में जरा TMEC लगाना, तो आप कहोगे कि सर सबसे नीचे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आप जीरो मान लो। बेटा मान तो हम कहीं भी जीरो सकते हैं, आंसर बेटा जिस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ जीरो आपने मान रखी है। इनिशियली यहां पर काइनेटिक एनर्जी हाफ m बेटा वेलोसिटी का स्क्वायर दैट इज 9/2 GR प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बेटा आपकी आ गई है 0, दैट इज इक्वल्स टू यहां पर काइनेटिक एनर्जी बेटा, यहां पर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² एंड पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। बेटा व्हाट्स दिस h? आई थिंक बेटा h इज r 1 माइनस cos थीटा। m से m कैंसिल। ठीक है बेटा, मेरे ख्याल से GR 9/2 माइनस 2 प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू v²। बेटा एक बार चेक करना, ही आया ना? हाँ बेटा यही आया। मेरे पास आ गया v इज इक्वल्स टू √ ऑफ GR बेटा आई थिंक इट इज 5/2 प्लस 2 cos थीटा। बेटा एक बार चेक करना कैलकुलेशन सही है क्या? नहीं बेटा अपन ने एक इनिशियल काइनेटिक बेटा हाफ mv² बेटा, ठीक है, पोटेंशियल 0, वहाँ बेटा काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² प्लस mgr 1 माइनस cos थीटा। बेटा मैंने 2 उड़ा दिया तो बेटा ये हाफ गया बेटा, वहाँ पर 2 लग गया। ठीक है बेटा, 2 माइनस 2 cos थीटा हो गया बेटा। फिर मेरे पास क्या आ गया v², तो ठीक है बेटा v² इज इक्वल्स टू ये हाफ बेटा कैंसिल 9/2 GR बेटा कॉमन आ गया, यहाँ GR बेटा कॉमन है -2 प्लस 2 cos थीटा। बेटा सही लग रहा है तो, और 9/2 माइनस 2 इज बेटा कितना 9/2 माइनस 2
बड़ा दैट इज 9/2 माइनस 4 बड़ा दैट इज 5/2 प्लस 2 cos थीटा। सही बेटा, ये आपके पास आ गई स्पीड, ये स्पीड आ गई, स्पीड आ गई तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा सेंटर की तरफ और उसकी वैल्यू आएगी बेटा v²/r, और वो कितना आएगा बेटा v²/r बेटा मेरे ख्याल से आएगा 5/2 प्लस 2 cos थीटा इंटू जी। 5/2 प्लस 2 cos थीटा इंटू जी। व्हाट इज टेंजेंशियल फोर्स? बेटा टेंजेंशियल फोर्स के लिए मुझे एफबीडी बनानी पड़ेगी। एफबीडी में सारे के सारे फोर्सेस आपको दिखाने पड़ेंगे। दिखा देंगे, कौन सा बहुत बड़ा काम है, दिखा देंगे बेटा। कौन से फोर्सेस हैं? इस एम मास के पार्टिकल को अंदर वाली, सॉरी ये जो बाहर वाली सरफेस है वो अंदर की तरफ पुश कर रही है एन से। सर ये अंदर वाली सरफेस बाहर की तरफ पुश क्यों नहीं कर रही है? हो सकता बेटा कर रही हो, आई डोंट नो कि नॉर्मल अंदर होगा या बाहर हो, हालांकि मुझे पता है, मैं तो बोल रहा हूं। मैंने बेटा नॉर्मल अंदर मान लिया, कोई बात। अगर मान लो कभी अंदर वाली सरफेस ने बाहर की तरफ नॉर्मल लगाया तो हमारा जो नॉर्मल है वो पॉजिटिव नहीं आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो मैं उसके लिए अलग से सोल्व करने की जरूरत नहीं है, हमारा ऐसे काम चल जाएगा। कौन से फोर्सेस? एम जी बेटा ऐसे, और ये वाला एंगल बेटा आपका थीटा है। तो एम अगेन बेटा सारी कहानी आप जानते हो, हमें तो आदत सी पड़ चुकी है कि सारे के सारे फोर्सेस रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में हम कंपोनेंट लेते हैं। एम जी के दो कंपोनेंट आएंगे, थीटा है इस तरफ तो ऑफ कोर्स रेडियल डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा एम जी कॉस थीटा, और टेंजेंशियल डायरेक्शन में एम जी का कंपोनेंट आएगा एम जी साइन थीटा। क्या ऐसा कोई फोर्स है जो वेलोसिटी की तरफ या उसके अपोजिट हो? आपको हाँ सर है, वो एम जी साइन थीटा। बेटा ये डायरेक्शन आपकी टेंजेंशियल डायरेक्शन है और इसके अलॉन्ग जो फोर्स होता है उसे हम टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं। तो टेंजेंशियल फोर्स की बेटा वैल्यू आ गई है आपकी, बेटा बताना कितनी आ गई है? टेंजेंशियल फोर्स की वैल्यू आ गई है एम जी साइन थीटा। दिस मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया जी साइन थीटा। सर नेट एक्सेलरेशन, AC इस तरफ है, AT इस तरफ है, नेट एक्सेलरेशन ऐसे कहीं आएगा रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो अगर आपको नेट एक्सेलरेशन ही निकालना है तो नेट एक्सेलरेशन इज ऑफ कोर्स AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। बड़ा देखना जी तो कॉमन आ जाएगा, रूट ऑफ 5/2 प्लस 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस आपका साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज योर नेट एक्सेलरेशन। लास्ट सवाल बेटा नॉर्मल पूछा है, नॉर्मल निकालने के लिए न्यूटन से लगा दो। किस तरफ? रेडियल डायरेक्शन में। रेडियल डायरेक्शन में नॉर्मल है अंदर, एम जी कॉस थीटा है बाहर, नॉर्मल अंदर एम जी कॉस थीटा बाहर, दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू अंदर वाला एक्सेलरेशन। अंदर वाला एक्सेलरेशन तो सेंट्रीपिटल है, जिसकी वैल्यू है बेटा कितनी वैल्यू है 5/2 प्लस 2 cos थीटा इंटू जी। नॉर्मल की वैल्यू आ गई है एम जी 5/2 प्लस 3 cos थीटा। ये आ गया बेटा आपका नॉर्मल। एंड एज यू कैन सी दैट कि जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, cos थीटा घटेगा, तो नॉर्मल लगातार कम होगा कम होगा कम होगा। ये बेटा आपका नॉर्मल है। हमने जितने सवाल किए थे बेटा सारे हो जाएंगे। सबसे नीचे वाले पॉइंट पर थीटा की वैल्यू 0 है, cos 0 रखना बेटा, cos 0 होता है 1। बड़ा आपका वही आंसर आ गया बेटा, 1 आ गया तो बड़ा 3, बड़ा 6 + 5 11 mg/2, बड़ा वही आपका 5.5 mg। तो बड़ा वो सारे के सारे हमने जो आंसर्स निकाले थे ना, 3 आंसर निकाले थे, वो तीनों आंसर ही इसके एक तरह से स्पेशल केसेस आएंगे। तीनों ही बेटा इसके एक तरह से स्पेशल केसेस आएंगे। तो जैसे जैसे बेटा थीटा बढ़ रहा है, नॉर्मल लगातार घट रहा है। हम सारा सवाल कर चुके बेटा, अब तो हम सिर्फ हल्का फुल्का एक एनालिसिस कर रहे हैं। हम एक हल्का सा एनालिसिस कर रहे हैं। जैसे बेटा जब ब्लॉक यहां कहीं था, थीटा की वैल्यू 0, बेटा तो थीटा की वैल्यू 0, थीटा ना बेटा तुम वर्टिकल से रहते, थीटा की वैल्यू 0, cos 0 कितना हो गया 1,
5 + 6 बड़ा 11, 11/2 इज 5.5 mg। नॉर्मल की वैल्यू बढ़ाई थी 5.5 mg। ये ले बेटा, नॉर्मल फोर्स आया था अंदर की तरफ और उसकी वैल्यू थी 5.5 mg। जैसे बड़ा ऊपर जा रहा हूँ लगातार नॉर्मल घट रहा है, 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 घट रहा है। यहां पर थीटा बेटा 90 हो गया, कॉस 90 हो गया 0 और नॉर्मल की बेटा वैल्यू हो गई 2.5 mg। बेटा अपने 2.5 mg निकाल के बेटा नॉर्मल की वैल्यू आ गई 2.5 mg। ऐसे ही लगातार अगर ऊपर जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा, कहीं ना कहीं बेटा आपका नॉर्मल 0 हो जाएगा। नॉर्मल कहाँ 0 होगा बेटा, नॉर्मल कहाँ 0 होगा जरा चेक करना। नॉर्मल 0 बेटा वहां होगा जहां पर ये टर्म 0 होगी। बेटा ये टर्म कहाँ 0 होगी, जहां पर आपके cos थीटा की वैल्यू आएगी बेटा -5/6। सर cos थीटा -5/6 है तो सर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी आनी चाहिए। बेटा 90 डिग्री से बड़ी तो आएगी आएगी। 0 से लेकर 90 डिग्री तो नॉर्मल 0 नहीं हुआ था, 90 डिग्री से तो बड़ी आएगी आएगी। cos थीटा की बेटा वैल्यू है -5/6, तो बेटा यहां कहीं जब आपका ये वाला एंगल cos इनवर्स -5/6 होगा तब आपका नॉर्मल घटते 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 बेटा 0। सर ये वाला एंगल अगर cos इनवर्स -5/6 है तो ये वाला एंगल कितना है बेटा, इतनी बेटा मैथमेटिक्स तो आप लोगों को आती होगी बेटा। ये आपका cos इनवर्स 5/6, ठीक है ना, बिकॉज आई होप यू नो दैट कि बेटा cos ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। तो बेटा अगर ये एंगल cos इनवर्स -5/6 तो बेटा ये वाला cos इनवर्स 5/6। सर अगर थीटा और बड़ा लूँ तो थीटा अगर और बड़ा लेगा तो cos थीटा और छोटा आएगा। cos थीटा अगर और छोटा आएगा तो नॉर्मल तो नेगेटिव आ जाएगा। सर नॉर्मल नेगेटिव, हाँ बेटा नॉर्मल नेगेटिव का अर्थ ये है कि तूने कैलकुलेशन की थी नॉर्मल अंदर मानने की, इसका मतलब अब नॉर्मल अंदर नहीं नॉर्मल बाहर है। थीटा cos थीटा की वैल्यू अगर -5/6 होगी तो नॉर्मल 0 हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि थीटा की वैल्यू मैंने और बढ़ा दी तो cos थीटा तो और घट जाएगा, cos थीटा और घट जाएगा तो नॉर्मल तो नेगेटिव हो जाएगा। नॉर्मल नेगेटिव होने का अर्थ क्या है, नॉर्मल नेगेटिव होने का अर्थ ये कि तूने जिस तरफ नॉर्मल मान रखा था ना उसके अपोजिट हो जाएगा। बेटा अपोजिट मतलब नॉर्मल आ जाएगा बाहर की तरफ। अब नॉर्मल आएगा बेटा बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। और तो और जैसे तूने थीटा को पाई रखना बेटा, जैसे ही तूने थीटा को पाई रखा तो cos पाई की बेटा वैल्यू होती है -1 और नॉर्मल की बेटा मेरे ख्याल से वैल्यू हो गया 5/2 -3 बेटा दैट इज -0.5। बेटा नॉर्मल की वैल्यू आ गई -0.5 mg। सर ये माइनस क्या बता रहा है बेटा, माइनस ये बता रहा है कि हमने जो कैलकुलेशन की थी अभी अभी नॉर्मल अंदर की तरफ निकालने वाली वो बेटा उसमें अब माइनस को ये कहेगा कि नॉर्मल अंदर नहीं नॉर्मल बाहर है। तो बेटा इस वाले पॉइंट पर आपका जो नॉर्मल है वो बाहर, और उस नॉर्मल की वैल्यू बेटा हमने पहले भी निकाल रखी है 2.5 mg। सर अब तो माइनस नहीं लिख रहे आप बेटा, माइनस तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता रहा था, डायरेक्शन दिखाते देखिए। अब इंटरेस्टिंग चीज देखो, बाहर वाली सरफेस यहां पर नॉर्मल लगा रही है अंदर, यहां कहीं बेटा बाहर वाले सरफेस इस पार्टिकल पर नॉर्मल लगा रही है अंदर, यहां कहीं बेटा बाहर वाले सरफेस नॉर्मल लगा रही है अंदर, यहां कहीं बेटा बाहर वाले सरफेस नॉर्मल लगा रही है अंदर, यहां कहीं बेटा बाहर वाले सरफेस नॉर्मल लगा रही है अंदर। बेटा देखना मैं एरो की लगातार लेंथ छोटी कर रहा हूं बिकॉज आई नो दैट कि जैसे से ऊपर जा रहा हूं वैसे वैसे लगातार नॉर्मल घट रहा है। यहां पर नॉर्मल हो गया 0। इसके बाद इस पार्टिकल पर अंदर वाली सरफेस नॉर्मल लगा रही है बाहर, इसके बाद अंदर वाली सरफेस नॉर्मल लगा रही है बाहर। बेटा यहां से मैंने एरो की लेंथ क्यों बढ़ा दी, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाऊंगा वैसे वैसे लगातार नॉर्मल की वैल्यू बढ़ रही है, नेगेटिव में बढ़ रही है। नेगेटिव में मतलब बेटा क्यों बढ़ रही है तुम समझिए इस बात को, नेगेटिव में बढ़ने का मतलब नेगेटिव तो सिर्फ मुझे बाहर बता रहा है बस, बेटा वैल्यू तो लगातार बढ़ी रही है। फिर ऐसे ही चलते 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 बाई सिमेट्री में ऐसा कह सकता हूं कि इधर भी एक cos इनवर्स 5/6 आएगा, यहां से यहां बेटा लगातार नॉर्मल घटेगा, यहां बेटा वापस से आपका नॉर्मल 0 और उसके बाद बेटा बाहर वाले सरफेस फिर से नॉर्मल लगाएगी अंदर की तरफ। ये बेटा
यहां से यहाँ नॉर्मल घटा 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 घटा, यहाँ क्या हुआ 0। फिर बेटा बाहर की तरफ लगा, बड़ा 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 बड़ा, यहाँ पर नॉर्मल सबसे ज्यादा, सबसे मतलब बाहर की तरफ सबसे ज्यादा, मतलब किस सबसे ज्यादा यहाँ पर था, ठीक है। फिर बेटा यहाँ से यहाँ बड़ा पे से घटा घटा, यहाँ नॉर्मल 0, फिर अंदर की तरफ अंदर की तरफ अंदर की तरफ, अंदर की तरफ नॉर्मल कौन लगा रहा है, बाहर वाली सरफेस, बाहर नॉर्मल कौन लगा रहा है, अंदर वाली सरफेस। आई होप यू गेट द फीलिंग कि बेटा क्या क्या इसमें सारी कहानी थी। चलिए बेटा, शीट में मैं बेटा आपको लास्ट क्लास में कह भी चुका था, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 में सेक्शन ABCD निपटा लो बेटा। AB में आपको बेटा पहले बोल चुका था, CD बेटा अब कर लेना, ठीक है। D के आगे मत करना, जो E सेक्शन वगैरह है बेटा उसमें मुझे थोड़ा टाइम लग गया बताने में चीज़ें, तो बेटा सेक्शन E स्टार्ट मत करना, ठीक है। बड़ा ज़बरदस्त बेटा परेशान हो, अपन पहले एक बार बेटा वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर जाके सेक्शन E स्टार्ट करना है। अभी सेक्शन E स्टार्ट नहीं करना, सिर्फ ये ABCD ही निपटाना है, ठीक। चलिए बाय।